जय हिंद। आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आतंक की बंदूक से कब तक गोली निकलती रहेगी और कब तक बेकसूरों का लहू यूं ही बहता रहेगा? कब तक भारत यूं ही सहता रहेगा? कब तक आतंक में कंट्रोल के लिए सरहद में सब रहेंगे जबकि आतंक सरहद पार से आता है? क्या अब वक्त है सरहद पार करने का, खुलकर उनके घर में घुसकर उन पर वार करने का? जब तक ये आतंक के आका और उनके अड्डे मिट्टी में ना मिल जाएं, पहलगांव में टीआरएफ ने भारतीय सैलानियों को निशाना बना अपने मौत की तारीख और वक्त तय कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार हिसाब फुल एंड फाइनल किया जाएगा? क्या वाकई में एक ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आतंक के आकाओं के साथ साथ आतंक के चाहने वालों की रूह कांप जाएगी? मोदी देश से बाहर और अमेरिका के उपराष्ट्रपति देश के अंदर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली और टूरिस्ट अपने पीक पर है। क्या इसीलिए वक्त चुना गया? और क्या पाकिस्तान सेना का सरहद छोड़कर बंकर में भाग जाना बता रहा है कि पहलगांव के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? आज हम आपको इस घटना का हर पहलू, आतंक का धर्म के साथ सीधा सीधा कनेक्शन, टीआरएफ की पूरी कुंडली और खात्मे का वक्त, साथ में अमित शाह का कश्मीर पहुंचने का मकसद सब बताने वाले। बचाने का कोई बात नहीं। पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये तय मान लीजिए कि जन्नत को जहन्नुम बनाने वालों को जन्नत नसीब कभी नहीं होगी, लेकिन क्या उनको 2 गज जमीन नसीब होगी? अब ये भारत तय करेगा। लेकिन इन कायरों की कायराना करतूत के हिसाब से पहले जरा ये देखिए कि कैसे मासूमों की जिंदगी को इन लोगों ने छीन लिया है। दरअसल यह पूरी घटना बैरसन घाटी के अंदर घटी, पहलगांव के अंदर घटी। वक्त था दोपहर 2:30 बजे के आसपास। 20 से ज्यादा इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं और 28 वो लोग जो घूमने गए थे, जो छुट्टियां मनाने गए थे, वो हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। और किसी हादसे की वजह से नहीं, उस कट्टर सोच की वजह से जो जिहाद का मतलब जिंदगियों को लेना समझते हैं, जिनके लिए धर्म को बचाने के लिए सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों को मारना ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। वरना नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर मारा नहीं जाता। और जो ये कह रहे हैं आज कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आज उनको एक घटना देखनी चाहिए और पूछना चाहिए कि अगर आतंक का कोई धर्म नहीं तो ये आतंकी धर्म पूछ पूछ कर गोली क्यों मार रहे हैं? दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में धर्म के आधार पर हमला किया गया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वहां के वो सैलानी कह रहे हैं जिन्होंने ये सब होते देखा है। वहां के चश्मदीदों ने दावा किया है कि आतंकियों ने सबसे पहले नाम पूछा। जैसे ही उन्होंने हिंदू नाम सुना, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक महिला ने दुख भरे शब्दों में बताया कि आतंकियों ने उनके पति को गोली मार दी। इससे पहले आतंकी ने उनसे पूछा कि क्या वो मुस्लिम हैं। जब कहा कि नहीं, तो फिर गोली मार दी। महिला ने बताया कि वो अपने पति के साथ वहां एंजॉय कर रही थी, वहां के वेदर का लुत्फ उठा रही थी, भेलपूरी खा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि गोली हमेशा के लिए खुशियों को खा जाएगी। एक आतंकी आया, उसने पूछा क्या मुस्लिम हो? उसके पति को गोली मार दी जब उसने कहा कि नहीं। अगर आतंकियों ने चुन चुनकर उन्हें मारा है तो धर्म के आधार पर मारा है, और यह बहुत कुछ बयां करता है। लेकिन जहां मारा है उस घटना को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि पहलगांव एक घाटी जो ऊंचे पहाड़ पर है और उस पर कोई स्नाइपर भी अटैक करना चाहे तो नहीं कर सकता। इस इलाके में आतंकी इस तरह का हमला करके
ऐसे भाग नहीं सकते। अगर वो सोच रहे हैं कि भाग जाएंगे तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि बाकायदा उस इलाके को इस वक्त घेरा गया है और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। पहलगांव जिस जगह पर है वो पहाड़ी जंगल नहीं है, वो एक घाटी का इलाका है। वहां हरे भरे मैदान है जहां अब आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा। इस टीआरएफ का खात्मा किया जाएगा जो द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम पर वहां हिंदुओं को लगातार टारगेट कर रही है। लेकिन जिस टाइमिंग का जिक्र हम कर रहे हैं उस टाइमिंग को जरा समझिए। क्या वाकई में सोची समझी साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया? हमारा जवाब है यकीनन किया गया, क्योंकि आतंकियों ने ऐसे समय में हमला किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर है। यह हमला अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे के दौरान किया गया है। यह हमला पहलगांव में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले किया गया, क्योंकि 3 जुलाई से पवित्र यात्रा की शुरुआत हो रही थी और उससे पहले यह हमला किया गया है। इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, यह आज समझना जरूरी, क्योंकि गृह मंत्री इस वक्त कश्मीर के अंदर हाई लेवल मीटिंग लेने के बाद शायद फुल एंड फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और ये कड़ी से कड़ी सजा का मतलब है सीधा उनको जहन्नुम का सफर करा देना, क्योंकि उन्होंने जन्नत को जहन्नुम बनाने की कोशिश की है। और ये पच नहीं रहा है, उन आतंकियों को नहीं पच रहा जो कश्मीर को एक बार फिर से फलता फूलता देख रहे हैं। यह उस पाकिस्तान को नहीं पच रहा जहां कश्मीरी आवाम अब हिंदुस्तानी होने पर गर्व करती है। और इसलिए यह हमला सिर्फ उन सैलानियों पर नहीं हुआ जो भारत के अलग अलग हिस्सों से वहां घूमने गए थे, बल्कि यह हमला कश्मीरियत पर हुआ है और कश्मीर के उन लोगों पर हुआ है जो वहां सबके बीच में एक खुशहाल जिंदगी जीने की बात कर रहे हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान भी कश्मीर के लोगों को होगा और इसलिए कश्मीर को यह तय करना होगा कि क्या वाकई में वो भारत के सैलानी जब अपनी जन्नत घूमने आते हैं तो क्या उनको जन्नत से एहसास करा पाती है या नहीं। और ये हर एक कश्मीर की आज जिम्मेदारी है, हर एक कश्मीरी की, कि वो आतंकवाद से अपने आप को दूर करे और आतंकवादियों को सेना के सामने करे, ताकि उनको आतंकवादियों की वजह से जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए। वो हालांकि देश में नहीं है, लेकिन जैसे यह घटना घटी उन्होंने गृह मंत्री से तुरंत फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन जिसने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, जिसने इस कायराना घटना को अंजाम दिया, जिसने मासूमों पर हमला किया, वो टीआरएफ क्या है ये हम आपको बताते हैं। जरा देखिए, टीआरएफ का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह आतंकी संगठन साल 2019 में अस्तित्व में आया था। टीआरएफ ने दर्जनों आतंकी हमलों को अंजाम दिया। यूएपीए के तहत टीआरएफ पर 2013 में प्रतिबंध लगाया गया। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के समर्थन से पनपा है, वही समर्थन अब उसकी शाखा टीआरएफ को मिल रहा है। टीआरएफ सुरक्षा बलों के जवानों, निर्दोष नागरिकों की हत्या, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने के लिए भी यह काफी मशहूर है। आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ की साजिश, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के अंदर भी टीआरएफ शामिल है। और अब टीआरएफ के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि उसने एक बार फिर से भारत को ललकारने की कोशिश की है। लेकिन इससे पहले भी कई आतंकी हमले टीआरएफ कर चुका है।
जो आतंकी हमले टीआरएफ ने किए हैं उसके टाइमलाइन को जरा देखिए, क्योंकि टीआरएफ के बारे में कहा जाता है कि एक्टिव कश्मीर में 370 हटने के बाद से हुआ, यानी कि इसको खुशहाल कश्मीर पसंद नहीं है। शुरुआत करते हैं उसके तुरंत बाद से, जरा एक एक करके देखिए। 12 अक्टूबर 2019 को श्रीनगर के अंदर ग्रेनेड हमला टीआरएफ ने करवाया था। इसके बाद 8 जून 2020 को कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या हुई, इसमें भी टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। 25 सितंबर 2020 वकील बाबर कादरी की हत्या, इसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ही ली। 5 अक्टूबर 2021 कश्मीरी पंडित व्यवसायी की हत्या हुई, इसकी भी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। इसके बाद 7 अक्टूबर 2021 स्कूल में 2 शिक्षकों की हत्या हुई, इसकी भी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। और इसके अलावा 31 मई 2022 जो स्कूल शिक्षक रजनी बाला की हत्या हुई, इसकी भी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। इसके अलावा 28 फरवरी 2023 कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या हुई और इसकी भी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ही ली थी। इसके बाद 9 जून 2024 रियासी में तीर्थ यात्री बस पर हमला हुआ और इसमें भी टीआरएफ ने ही जिम्मेदारी ली। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव में पर्यटकों पर हमला और इसकी भी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ही ली। 2019 के बाद से टीआरएफ लगातार कश्मीर को अशांत करने की कोशिश करता रहा। हर बार भारत जवाब देता रहा, लेकिन इस बार जवाब नहीं। एक ऐसा एक्शन चाहिए जो टीआरएफ को खत्म कर दे, क्योंकि टीआरएफ सिर्फ बेकसूरों को मार नहीं रहा है, बल्कि आतंकियों को फंडिंग, आतंकियों की भर्ती, ये काम भी टीआरएफ करता है। लेकिन ये टीआरएफ काम कैसे करता है, जरा इसको भी एक बार समझ लीजिए। क्योंकि टीआरएफ 2019 में धारा 370 के खत्म होने के बाद उभरा। यह एक तरीके से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही दूसरा नाम है। टीआरएफ नागरिकों, कश्मीरी पंडितों, सरकारी कार्मिकों, पर्यटकों, भारतीय सुरक्षा बलों पर भी हमले करता है, या कहीं कि इन्हीं पर ही हमले करता है। गैर धार्मिक प्रतीकों का उपयोग कर खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाता है और धर्म के नाम पर चुन चुन कर मारता है। टीआरएफ का लक्ष्य कश्मीर में आतंक फैलाना है और हमारा लक्ष्य है कश्मीर से टीआरएफ को खत्म करना है। सवाल यह है कि क्या वाकई में टीआरएफ को खत्म किया जा सकता है? सरकार इस तरफ काम कर रही है, लेकिन यहां जरूरत सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि कश्मीरियत की है कि कश्मीर की आवाम अगर यह तय कर ले कि उसे आतंक से इतर अमन चाहिए, जो कि वहां की लगभग 99% आवाम चाहती है, तो अमन वहां रहेगा। लेकिन जो वहां पर अभी भी आतंक के रहनुमा हैं, जो वहां अभी भी आतंकवादियों से मोहब्बत करते हैं, जो अभी भी आतंकवादियों के जरिए न जाने कैसे कैसे ख्वाब पालते हैं, उनको भी चिन्हित करने की जरूरत, क्योंकि उन्हीं के दम पर ये आतंकवादी पनपते हैं। सवाल यह भी कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर रहा, कहीं ना कहीं चूक रही, क्योंकि जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि बाकायदा इनपुट था कि वहां आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, लेकिन पिन पॉइंट इनपुट नहीं था कि यह घटना कहां घट सकती है। क्या वाकई में सैलानियों को सिक्योर करने में वहां की सुरक्षा एजेंसियां नाकाम रही? इस सवाल का जवाब है यकीनन नहीं, और इसको स्वीकार करने की जरूरत और इससे सीखने की जरूरत कि आगे से इस तरीके की घटनाएं ना हो। साथ में सवाल यह भी है, क्या वाकई में पहलगाम को ही टारगेट करना, इसको समझने की जरूरत है। क्या वाकई में पहलगाम को टारगेट करना, और वो भी अमरनाथ यात्रा से पहले, शुरू होने से पहले, क्या अमरनाथ यात्रा के सैलानियों के अंदर डर पैदा करना है? क्योंकि अमरनाथ का यात्रा रूट एक बार आपको दिखाते हैं, जरा इस रूट को देखिए। अमरनाथ का जो यात्रा रूट है वो 2 तरीके का रूट है। जो पहला रूट है वो चलता है बालटाल से, जो बालटाल से बराड़ी से आगे चलता हुआ पवित्र गुफा तक पहुंचता है। और ये एक तरीके का संगम है जिसे हम पंचतरणी कहते हैं। लगभग बालटाल का रूट हो या पहलगाम का रूट हो, वो पंचतरणी के आसपास आकर मिलता है और यहां से फिर दोनों ही रूट के जो यात्री हैं वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो आस्था से जुड़ा हुआ रूट है, जो पौराणिक रूट है, जहां के लिए कहा जाता है कि महादेव जब मां पार्वती को लेकर चले अमरता की कहानी सुनाने के लिए, जिस रास्ते से गए
वो रास्ता दरअसल शुरू होता है पहलगांव से। पहलगांव को पहले बैलगांव कहा जाता था। बैलगांव इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि अमरता की कहानी सुनाने के लिए जब महादेव मां पार्वती के साथ चले तो वहां नंदी बैल को विराजित किया गया, विराजमान कराया गया कि अब इससे आगे कोई नहीं आना चाहिए, और महादेव वहां से चले गए। वो ही बैलगांव चलते चलते आगे पहलगांव हुआ और यह आस्था का पहला केंद्र है। तो क्या इसीलिए यहां टारगेट किया गया कि यहां अगर टारगेट होगा तो इस रास्ते से चलने वाले सैलानियों के अंदर डर पैदा रहेगा, क्योंकि इससे आगे जरा देखिए, इससे आगे चंदनबाड़ी आता है, उसके बाद जोजीबल आता है, फिर पिस्सू टॉप आता है, फिर वहां से नगाकोटी आता है, शेषनाग आता है, वरबल आता है, और फिर वहां से महागुन स्टॉप आता है, फिर पपीबल आता है, फिर पंचतरणी संगम आता है, जहां सब कुछ आकर मिलता है। बालटाल का रूट भी और पहलगाम का रूट भी। आप जरा सोचिए, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार माना जा रहा था कि एक लंबे वक्त के बाद अमरनाथ यात्रा को शुरू किया जा रहा है और इस बार सैलानियों की संख्या 20 लाख से ज्यादा होगी। और यह एक बहुत छोटा आंकड़ा है जो मैं आपको दे रहा हूं, और उसमें से ज्यादातर जो सैलानी होते हैं वो अमरनाथ जाने के लिए पहलगांव के ही रास्ते को चुनते हैं। हालांकि ये पहलगांव का जो रास्ता है वो लगभग 55 किलोमीटर के आसपास का है, जबकि आप बालटाल से जाएंगे तो ये रास्ता लगभग 14 किलोमीटर के आसपास का है। ये लंबा रास्ता है, लेकिन जो आस्था से जुड़े लोग हैं वो इसी रास्ते से चलते हैं और उसका पहला जो केंद्र होता है वो पहलगांव होता है। तो क्या पहलगांव को जानबूझकर टारगेट किया गया? हम कहेंगे यकीनन किया गया होगा। जिन्होंने पहलगांव के अंदर अटैक किया उनका मकसद यह भी होगा कि जो महादेव के श्रद्धालु हैं, जो अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, वो वहां तक ना पहुंचे, उनके अंदर डर पैदा हो। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अमरनाथ यात्रा के दौरान सबको सुरक्षित महसूस कराए, उनको सुरक्षित रखे। ये एक बड़ा चैलेंज जो सरकार यकीनन स्वीकार करेगी। लेकिन भारत सरकार अब आगे क्या करेगी, इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता और यकीनन कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन वो बड़ा क्या होने वाला है, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि आतंकी हमले की खबर सामने आने के फौरन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें सेना और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में हमले के बाद की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। मीटिंग के बाद अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हुए। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इतने बड़े आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। भारतीय सेना, विक्टर फोर्स और स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ द्वारा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान घटनास्थल पर मौजूद हैं। सेना के अधिकारी भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस विक्टर फोर्स का जिक्र किया जा रहा है कि अब इनके खात्मे की जिम्मेदारी विक्टर फोर्स को दी जा रही है, वो विक्टर फोर्स क्या है ये भी आपको बताते चलते हैं, क्योंकि पहलगांव के बाद कहा जा रहा है कि टीआरएफ का पूरे तरीके से काम तमाम कर दिया जाएगा, चाहे उसके आका भारत के किसी कोने में हो या पाकिस्तान के किसी बिल में छिपे हो। विक्टर फोर्स भी भारतीय सेना की एक यूनिट है। विक्टर फोर्स राष्ट्रीय राइफल, जिसे आरआर कहते हैं, उसकी एक शाखा है। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों को अंजाम देने का विक्टर फोर्स काम करती है। वैसे तो विक्टर फोर्स अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में अनेकों ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है, और ये सभी जिले किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आतंकवाद के तौर पर काफी संवेदनशील माने जाते हैं। विक्टर फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया है। इसमें ऑपरेशन ऑल आउट भी शामिल है। जिस ऑपरेशन ऑल आउट को आतंकवादियों के खात्मे का ऑपरेशन कहा जाता है, उसको भी विक्टर फोर्स ही अंजाम दे रही है। और अब टीआरएफ के खात्मे का काम भी विक्टर फोर्स को दे दिया गया। इसके तहत कश्मीर घाटी में सक्रिय कई बड़े आतंकवादियों को विक्टर फोर्स मार चुकी है। इसके अलावा यह फोर्स पत्थरबाजी और भीड़ नियंत्रण जैसे मुद्दों में भी काफी ज्यादा सक्रिय रहती है, और उनसे निपटने का काम भी विक्टर फोर्स ही करती है। लेकिन इन सारी घटनाओं के बीच में अमेरिका के उपराष्ट्रपति
जेडी वैंस ने भी इस हमले पर दुख जताया। जेडी वैंस ने हमले को भयावह बताया और पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए प्रार्थना की है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेडी वैंस इस वक्त भारत के दौरे पर है। तो जरा सोचिए, क्या वाकई में पहलगांव के अंदर जिस तरीके से बेकसूर सैलानियों को धर्म के आधार पर मारा गया, क्या उससे 4 सवालों के जवाब साफ तौर पर मिल रहे हैं। पहला सवाल, कश्मीर के अंदर आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, क्या वहां लोकल सपोर्ट अभी भी बनी हुई है। तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान बौखला चुका है 370 हटने, ट्रिपल तलाक इंपोज होने, इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर जो कानून बना उसके बाद क्या पाकिस्तान बौखला चुका है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इंटरनेशनल बिरादरी में मुंह दिखाए, और क्या इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। और चौथा, क्या अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने जेडी वैंस के भारत होने की वजह से इंटरनेशनली सुर्खियां प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि इससे पहले जब यह बाइडेन आए थे उस दौरान भी दिल्ली के अंदर घटना घटी थी और उसके बाद इंटरनेशनल सुर्खियां बनी थी। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल छूट गया, क्या हमारी इंटेलिजेंस इस आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने में नाकाम रही है। इस सवाल का जवाब हम यकीनन दे सकते हैं कि हां रही, लेकिन इसके साथ एक और जवाब हम आपको दे सकते हैं कि जिनकी जान गई उनकी जान का बदला जल्द ही टीआरएफ के खात्मे के साथ लिया जाएगा। इंतजार कीजिए। नमस्कार। मेरे पति को बचा लो। हाँ, बचाने का कोई बात नहीं। पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी।